जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में आपका दोस्त सहे दिल से स्वागत करता है। मॉर्निंग का करंट अफेयर 6 AM का मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। आज 23 जुलाई है। आज के करंट अफेयर अपडेट्स देखेंगे। उससे पहले कल के वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, बिहार प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है। बिहार प्रदेश की राजधानी का नाम पटना है। बिहार का कैपिटल जो है वो आपका पटना है। बिहार के जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम नीतीश कुमार है। बिहार के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम संजय कैरोल है। बिहार के जो गवर्नर हैं राज्यपाल, उनका नाम फांगू चौहान है। चलिए अब आज के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल में ही कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है। हाउ मेनी बिलियंस यूरो फंड हैज बीन रिसेंटली बीन अनाउंस्ड बाय द यूरोपियन यूनियन टू डील विद द कोरोना क्राइसिस। इसका सही जवाब है ए 750 बिलियन यूरोज, 750 अरब यूरो। यूरो यूरोपियन संघ ने 750 बिलियन यूरो फंड बनाने के लिए इस कोरोना क्राइसिस को में फंड को रेज किया है। यूरोपियन संघ के नेता कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक विशाल फंड बनाने पर सहमत हुए हैं। यूरोपीय संघ 750 अरब यूरो, करीब भारतीय रुपए में अगर इसको बोलें तो 64.4 लाख करोड़ रुपए हुआ ये का फंड बनेगा। इससे कोरोना महामारी से प्रभावित यूरोपियन यूनियन के देशों को बचाने का ऐतिहासिक राहत प्लान बताया जा रहा है। इस पैकेज से अरबों यूरो की रकम से उन देशों की मदद के रूप में दी जा सकती है जो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। जो यूरोपियन यूनियन है, पहले मैं इंग्लिश में भी आपको बता दूं, यूरोपियन यूनियन लीडर्स हैव एग्रीड टू क्रिएट अ ह्यूज फंड टू कॉम्बैट द कोरोना वायरस। द यूरोपियन यूनियन विल क्रिएट अ फंड ऑफ 750 बिलियन यूरोज, अबाउट 6404 lakh crore rupees in Indian currency. It is being described as a historical relief plan to save the country of the European Union affected by the corona pandemic. With this package, billions of euro can be given as the help of those countries which have been most affected by the coronavirus. ये जो 75 अरब यूरो जो यूरोपियन संघ ने बनाए हैं, फंड रेस किया है कि अपने जो यूरोपियन संघ के जो भी देश हैं, सदस्य देश हैं, उन देशों की मदद करने के लिए। और जो सबसे ज़्यादा कोरोना महामारी के कारण जो सबसे ज़्यादा देश प्रभावित हुए हैं उनकी मदद करने बहुत रकम मददगार हो। अब तक के जब से यूरोपियन यूनियन बना है 1 नवंबर 1993 से, तब से अब तक ये सबसे बड़ा फंड माना जा रहा है। इतना बड़ा फंड कभी भी यूरोपियन संघ ने अभी तक नहीं बनाया है। ये देखिए यूरोपियन संघ का सिंबल है, और ये मैं जो देश है यूरोपियन संघ में, उन देश और वो नक्शा है, मतलब उनका राष्ट्रीय ध्वज है। अब मैं आपको बता दूं, इसका जो हेडक्वार्टर है यूरोपियन संघ का वो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम का कैपिटल है। इसकी शुरुआत जैसे मैंने बताया 1 नवंबर 1993, 1 नवंबर 1993 में हुई है। अच्छा, यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका नाम भी जान लीजिए। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोटारिका, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, क्रेंच रिपब्लिक, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लाटीवा, लिथुनिया, लक्समबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन, ये यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश हैं। फ्रेंड्स, इनको आप हमेशा याद रख लिए। कौन पूछा जाता है कि यूरोपियन यूनियन के कौन कौन से सदस्य देश हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लें, जिससे आपको और अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। और हर कंट्रीज़ का यहाँ पे आपको नेशनल फ्लैग है, जिससे आपको कंट्री का जो नेशनल फ्लैग है उसका भी पता चल जाएगा। ये यूरोपियन यूनियन का सिंबल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया में कितने लोगों का रहने का ठिकाना छीन लिया है। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय रिफ्यूजी इंटरनेशनल, हाउ मैनी ऑफ द पीपल हैव लॉस्ट देयर हैबिटेट इन द कोरोना एपिडेमिक। इसका सही जवाब है 16 करोड़। रिफ्यूजी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है उसमें कोरोना
महामारी के कारण 16 करोड़ लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया है। किसी का घर ख़त्म हो गया नौकरी चले जाने से, कोई लोग जो लोग किराए पर रहते थे उनका भी अब उनको निकाल दिया गया, मकान मालिक ने निकाल दिया है। ये पूरे विश्व का इंटरनेशनल रिफ्यूजी रिपोर्ट है, दुनिया में बताया गया है 16 करोड़ लोगों इससे इफ़ेक्ट हुए हैं। रिफ्यूजी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया भर में 16 करोड़ लोगों के रहने का ठिकाना छीन लिया है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो लोग भूखमरी, बेरोजगारी और आतंकवाद के कारण अपने घर व देश छोड़कर दूसरी जगह पर बस गए थे, उनके पास से वो छत भी छिन गई है। भूखमरी का सामना करना रहे हैं इन लोगों को वायरस की चपेट में आने का सबसे ज़्यादा खतरा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अभी शरणार्थी समुदाय की सार्वजनिक मौजूदगी वाले देशों में संक्रमण पूरी तरह से पहुंचने में 2-4 महीने लगेंगे। अभी जैसे जो लोग रिफ्यूजी टाइप, जो लोग एक देश से आतंकवाद के कारण, भुखमरी के कारण, बेरोजगार से एक देश से निकल के दूसरे देश में जाके जो शरणार्थी के उसमें रह रहे थे, उन लोगों को भी अब वहाँ से छत छीन गई। मतलब हो गया कि अब वहाँ पे नौकरी है ही नहीं, भूखमरी इतनी होगी। अब भूखमरी के कारण वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे कोरोना महामारी के कारण। According to the Refugee International Report, the corona epidemic has taken away the whereabouts of 16 crore people worldwide. It has been revealed in this report that those people who had left their home and country and settled in the other place due to starvation, unemployment, and terrorism, that too were also snatched from them. These people facing starvation are the most vulnerable to the virus. These the United Nations estimated that it will be take 2 to 4 months for the transition to the reach the countries where refugees committed are the most. यूनाइटेड नेशन का ये कहना है कि अभी 2-4 महीने और वहाँ ट्रांजिशन लगेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा, जिस देशों में सबसे ज़्यादा रिफ्यूजी कम्युनिटी प्रेजेंट है। ये कोरोना महामारी में भुखमरी भी सबसे बड़ी कारण है, आतंकवाद और जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, कई लोगों की नौकरी छीन गई है। तो ये एक बहुत बड़ा एपिडेमिक है कोरोना महामारी। यूनाइटेड नेशन ने इसको बताया है, तो मैं आपको यूनाइटेड नेशन पे थोड़ा सा बता दूं। यूनाइटेड नेशन की शुरुआत 24 अक्टूबर 1945 में हुई है। यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल जो है वाशिंगटन डीसी है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका करेंट प्रेसिडेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले निम्न में से पहले क्रिकेटर कौन बन गए? Who has become the first cricketer to violate the ICC saliva ban? इसका सही जवाब है डॉम सिबले। डॉम सिबले जो हैं वो आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज डॉम सिबले ने गेंद पर गलती से लार लगाकर आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया। इसी के साथ वे क्रिकेट की बहाली के बाद गेंद का लार का इस्तेमाल करने पर पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का ये दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। कोरोना महामारी फैलने के बाद क्रिकेट पर लगे ब्रेक के बाद यह पहली इंटरनेशनल सीरीज़ है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की वजह से गेंद को चमकाने के लिए लार लगाने की पाबंदी पर लगाम लगाने का फैसला लिया था। अच्छा, जैसे कोरोना का जो है कि आप कहीं थूक नहीं सकते हैं, ये सब लार लगाना, ये सब इसीलिए प्रतिबंध किया गया था कि जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी अगर गेंद पे लार लगा रहा है तो अपना उसके बाद किसी और की बॉलिंग आई तो बॉल तो छुएगा ना। अब उससे जो उसका जो सलाइवा का जो इन्फेक्शन होगा वो दूसरे के मुंह में चला जाएगा, हाथों के ज़रिए, नाखूनों के ज़रिए। तो ये कोरोना का सबसे बड़ा सिम्टम है। आप जितना अपने आप को, इसीलिए बोला जा रहा है कि आप हमेशा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए और हमेशा 20 सेकंड तक मिनिमम, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है 20 सेकंड तक मिनिमम हैंड वॉश करिए। तो ये एक पहले क्रिकेटर बन गए जिन्होंने सलाइवा बैन का उल्लंघन किया है। On the 4th day of the second test match played at the Old Trafford between England and the West Indies, England opener Dan Sibley violated the ICC rule by accidentally applying the saliva to the ball, which this
he has become the first player to use saliva on the ball after the resumption of the cricket. The second match of the series of the three-test match is being played in between England and West Indies. It is the first international series after the break on a cricket after the outbreak of the corona epidemic. The International Cricket Council (ICC) has decided to ban a saliva from flashing the ball due to outbreak of a coronavirus infection. कोरोना वायरस के इन्फेक्शन इसी वजह से पड़ते हैं जिसको रोकने के लिए आईसीसी ने सलाइवा बैन को किया था। अब इसका उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? डॉम सिबली। ये आपके हर एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा क्योंकि इस समय कोरोना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड, वो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव, चाहे आप स्टेट लेवल का दें, चाहे आप टीचर से रिलेटेड दें, चाहे बैंक से रिलेटेड दें, चाहे एनटीपीसी दें, एसएससी से रिलेटेड दें, किसी भी एग्ज़ाम में कोरोना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपको जहाँ वो ज़रूर आएंगे, इतना याद रखिए फ्रेंड्स। ये देखिए, ये डॉम सिबले हैं, इनको मैं इमेज के थ्रू आपको ताकि मेमोराइज ज़्यादा अच्छे से हो जाए। ये इंग्लैंड के ओपनर बैट्समैन हैं डॉम सिबले। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग ने जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल में ही कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली बिकेम द नंबर 1 ऑलराउंडर आफ्टर बीटिंग अ जेसन होल्डर इन द आईसीसी टेस्ट रैंकिंग? इसका सही जवाब है ए, बेन स्टोक। बेन स्टोक ने जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल में ही ऑलराउंडर बन गए हैं आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले हरफनमौला खिलाड़ी बेन स्टोक ने इतिहास रच दिया है। स्टोक आईसीसी की ताज़ा टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। अपने टेस्ट कैरियर में उन्होंने पहली बार यह कीर्तिमान हासिल किया है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज़ में स्टोक सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले और सबसे ज़्यादा विकेट संयुक्त रूप से लेने वाले खिलाड़ी बन गए। इन्होंने सबसे ज़्यादा रन भी बनाए हैं इस सीरीज़ में अब तक और सबसे ज़्यादा विकेट भी लिए, जिससे आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ये नंबर 1 पे हो गए हैं। ऑलराउंडर बेन स्टोक, who performed brilliantly in the second test against the West Indies, has made history. Stoke has reached the first place in the latest ICC Test all-rounder ranking. He achieved this record for the first time in the Indian Test career. In the ongoing Test series against the West Indies, Stokes is the player with most run and the most wickets jointly. फ्रेंड्स, अब ये जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है ओल्ड ट्रैफोर्ड में, अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया, ये एक तरीके से एक क्वेश्चन तो फंस गया हर एग्ज़ाम के लिए। ये सीरीज़ अब 2 चीज़ के लिए फेमस हो गई। पहला, ये पहली सीरीज़ बनी है जो कोरोना एपिडेमिक चल रहा था, जिस वजह से सारे मैचेस, सारे गेम्स बैन हो गए थे, जिसमें पहला ये इंटरनेशनल सीरीज़ है जो ओल्ड ट्रैफोर्ड में वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच में खेला जा रहा है। पहला ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, पहला कौन सा क्रिकेटर बना जिसने आईसीसी द्वारा जो सलाइवा बैन हुआ है उसका उल्लंघन किया? तो डॉम सिबली। अब ये तीसरा क्वेश्चन इसी सीरीज से क्या बन गया कि जेसन होल्डर जो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग पे नंबर 1 पे चल रहे थे, उनको पछाड़ के अब कौन टेस्ट रैंकिंग पे नंबर 1 पे चला गया? बेन स्टोक, जिन्होंने इसी सीरीज़ में जो सेकंड टेस्ट मैच है उसमें इन्होंने परफॉर्म करके सबसे ज़्यादा रन और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले ऑलराउंडर बन गए हैं। इस सीरीज़ से 3 आपका क्वेश्चन बन गया ये, क्योंकि ये पूछा जाएगा कि क्रिकेट का सबसे पहला मैच कोरोना एपिडेमिक में जो बैन हुआ था उसके बाद सबसे पहला मैच किसके और किसके बीच में होता? वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच में ओल्ड ट्राइफर्ड में ये टेस्ट मैच चल रहा है। ये हैं बेन स्टोक, आप इमेज के थ्रू इनको और अच्छे से पहचान लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू स्टार्ट मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना? इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार ने हाल में ही बड़ा फैसला लेते हुए घर घर राशन योजना की मंजूरी दे दी है। इस योजना के लागू हो जाने से अब लोगों को राशन की दुकान पर नहीं आना होगा। सरकार गरीब लोगों के घर तक राशन पहुंचाएगी। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि योजना के लागू होने पर लोगों को घर से राशन भिजवाया जाएगा घर पर, और उन्हें राशन की दुकान पर नहीं आना पड़ेगा। होम डिलीवरी के तहत गेहूं की जगह
आटा दिया जाएगा। यह योजना 6 से 7 महीने में शुरू होने की उम्मीद है। अब ये जो कोरोना महामारी जो फैल रहा है, इस वजह से अब हर जगह अपने आप को बचा के रखना है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि अभी मेडिसिन आ गई है, अब इसको आगे को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा पहल किया है कि अब राशन की दुकान पे लोगों को जाना नहीं पड़ेगा, उनकी घर पे होम डिलीवरी हो जाएगी। और ये योजना शुरू होने में 6 से 7 महीने की उम्मीद है। और इससे क्या होगा, लोगों को जब एक सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो होती रहेगी। The taking a big decision recently, the Delhi government has approved a house-to-house ration scheme. With the implementation of this scheme, people will no longer have to come to the ration shop. The government will provide ration to their home of poor people. The Kejriwal government said that after the implementation of this scheme will be sent to their house of the people, they will not have to come to ration shop. Under the home delivery, wheat will be replaced with flour. The scheme is expected to start in 6 to 7 month. ये स्कीम 6 से 7 महीने में शुरू होने की उम्मीद है। अच्छा, आप अभी राशन की दुकान पे जब आप जाते हैं तो आपको गेहूं मिलता है, गेहूं या चावल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गेहूं तो, चावल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, गेहूं की जगह पे आपको आटा दिया जाएगा। ताकि अब फिर गेहूं मिला तो अब आप फिर उसको पिसवाने के लिए दुकान पे जाएंगे, तो वो भी आपको बाहर निकलना हुआ। इस सोच कोरोना महामारी, जितना हो सके आप लोग अपने घर पे रहें, बहुत ज़रूरत हो तभी आप लोग बाहर निकलें। तो इसलिए दिल्ली सरकार ने आटा देने का फैसला किया है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के जो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम DN पटेल है। दिल्ली के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उनका नाम अनिल बैजल है। ये देखिए, अब दिल्ली में घर घर पहुंचाया जाएगा राशन, मुख्यमंत्री घर घर योजना, ये उनका लोगो है। इस पे अब उन्होंने सिम्टम पे काम किया है कि अब 6 महीने के अंदर जल्द से जल्द शुरू करने का है, लेकिन बोला जा रहा है कि 6 महीने में ये शुरू हो जाएगा दिल्ली में, कि अब घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल में ही मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदायों को शामिल किया है? Which state government has recently included the transgender community under the मधु बाबू पेंशन योजना? इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मधु बाबू पेंशन योजना के तहत जोड़ने का फैसला किया है। ओडिशा सरकार ने जरूरतमंदों को मासिक पेंशन देने वाली समाज कल्याण योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को भी शामिल करने का फैसला किया। करीब 5,000 ट्रांसजेंडर को उनकी आयु के आधार पर 500 से 900 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बेसहारा बुजुर्गों, दिव्यांग जन और विधवाओं को वित्तीय मदद देने के लिए मधु बाबू पेंशन योजना के लाभार्थी में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल करने की मंजूरी दे दी है। The Odisha government had decided to include member of transgender community in the social welfare scheme, giving the monthly pension to the needy. About 5,000 transgender people will be given a monthly pension of 500 to 900 rupees depending on their age. Chief Minister Naveen Patnaik has approved the inclusion of the people from the transgender community among the beneficiary of Madhu pension scheme, which provide financially assistance to destitute, elderly, differently abled and the widow। जो विधवा है और जो दिव्यांग जन हैं उन लोगों के लिए ये पेंशन योजना, या बुजुर्ग जो हैं, जो वृद्धाश्रम में लोग रहते हैं, जो बुजुर्ग हो गए, जो बुजुर्ग होंगे जिनको कोई पेंशन का स्कीम नहीं है, उनके लिए ये पेंशन शुरू की गई थी, मधु पेंशन योजना। ये जो मधु पेंशन योजना है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, ये देखिए पहले भी ये उड़ीसा का, पहले देख लीजिए, आपको मैं मैप दिखा रहा हूँ, ये उड़ीसा है। उड़ीसा के जो है आपके वेस्ट पे जो है वो छत्तीसगढ़ पड़ता है, नॉर्थ में आपके झारखंड है, नॉर्थ ईस्ट में बात करिए तो आपके वेस्ट बंगाल है, ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है, साउथ में आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। ये देखिए मुख्यमंत्री जो योजना थी, 5 लाख बेनिफिशियरियों को इसमें जोड़ा गया था और इसकी शुरुआत जैसे 15 दिसंबर से हुई थी। 40 लाख
40,000 आर्टिस्टों को भी इसमें जोड़ा गया था कलाकार सहायता योजना के तहत। 1200 रुपये पर मंथ के लिए उनको चुना गया था। और ये पेंशन पीठा स्कीम के द्वारा कलेक्टर्स के द्वारा सीधे दी जाएगी। और पीठा का जो होगा वो 15 से 20 तारीख के हर मंथ में ब्लॉक लेवल पे ये दिया जाएगा। अब इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी जोड़ दिया गया है। ये आपका उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट मैप है। इसमें उड़ीसा का सब आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट है उन सभी को है। उड़ीसा का जो कैपिटल है आपका वो भुवनेश्वर है। उड़ीसा का कैपिटल जो है वो भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक है। उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं उनका नाम गणेशी लाल है। उड़ीसा के जो चीफ जस्टिस है, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस, उनका नाम मोहम्मद राफिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पहल की शुरुआत की है? विच इनिशिएटिव was launched by the Union Home Resource Development Minister, HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank to provide a psychological support to the student for the mental health and well-being? इसका सही जवाब है मनोदर्पण। मनोदर्पण योजना की शुरुआत की गई है। कोरोना संकट काल में दौरान विद्यार्थियों को उनके परिवार और अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने विशेष पहल की है। विकास मंत्रालय ने छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए ऑनलाइन वेब पेज और टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स भी गठन किया है। मंत्रालय ने पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत मनोदर्पण वेबसाइट बनाई है। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का मानना है कि शैक्षिक महत्व के साथ छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य भी पर भी ध्यान देना चाहिए। During the corona crisis, the period, the Union Ministry of Human Resource Development has taken a special initiative for the mental health of students, their families, and the teachers. The Ministry of Development has released online web page and the toll-free helpline number to keep the students stress-free. The ministry has also constituted a task force on the issue of the mental health of the student. The ministry has created a Manodarpan website under the PM E-Vidya program. The Ministry of Human Resource and the Development believes that it is necessary to focus mental health on the student along with their educational importance. ये हैं निशंक यूनियन मिनिस्टर जो हैं, यूनियन एचआरडी मिनिस्टर। ये उनका ये बना हुआ मनोदर्पण, साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द मेंटल हेल्थ एंड द वेल बीइंग ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग द कोविड-19 आउटब्रेक एंड बियॉन्ड। इस कोविड महामारी में भी और उसके आगे भी। अब देखिए, प्रधानमंत्री ई विद्या जो योजना लॉन्च की गई थी वो 6th क्लास से 12th क्लास के बच्चों के लिए लॉन्च की गई थी, जिसमें हर सब्जेक्ट के अनुसार आपका एक चैनल पे जो आपके चैनल्स हैं उस पर एक चैनल के अनुसार, क्षमा चाहता हूँ, चैनल के अनुसार आपको सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे साइंस का, मैथ का, हर चैनल पे अलग अलग पढ़ाया जाएगा। और इसमें आपका ऑनलाइन क्लास होगी, जिससे आपके टीचर जो हैं ऑनलाइन आपसे कांटेक्ट ले। इसमें आपको टीचर के द्वारा डायरेक्ट कोई भी क्वेरी होगी आप डायरेक्ट टीचर से पूछ सकते हैं। फेस टू फेस वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत ये होगा। अब इसमें जूम ऐप भी इस्तेमाल किया जा रहा है या अदर भी प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मनोदर्पण एक शुरू किया गया है, जिससे बच्चों के दिमाग पे भी स्वास्थ्य रहे, उनके परिवार में भी टेंशन। देखिए, कोरोना महामारी ऐसा आया हुआ है पूरे विश्व में, जब तक इसकी दवाई नहीं बन जाएगी हम आप सब कोई डरे हुए हैं कि किसको कब क्या बीमारी हो जाए। और ये बीमारी ऐसी है कि जैसे मान ली किसी को हो जा रहा है तो अब तो ये एयर में फैलने के कारण पूरे सब जगह फैल जा रहा है एयर के कारण। के आसपास भी इसीलिए बोला जाता है 6 फीट का डिस्टेंस बना के रखिए। तो ये एक पूरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाल रहा है बच्चों या अभिभावकों के मन में कि अब ये क्या होगा जब तक दवाई नहीं आएगी। तो इससे वो तनावग्रस्त हो जा रहे हैं। तो उससे बचने के लिए ये शुरू किया गया है मनोदर्पण, ताकि बच्चे जो हैं उतना तनावग्रस्त हैं, परिवार भी रिलैक्स रहे। जब तक दवाई नहीं आ रही तब तक रिलैक्स रहे। बस सेफ्टी मेजर जो है कोरोना संकट के
उसको सही से पालन करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा? विच कंट्री सिविल एविएशन अथॉरिटी विल कंडक्ट रिसर्च ऑन एविएशन रूट्स ऑफ द रावण? इसका सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने अब 5000 साल पहले रावण द्वारा उड़ान भरने वाले के इस्तेमाल करने के वाले तरीकों को समझने के लिए एक पहल शुरू की है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं शशि तांजुन ने बताया है कि राजा रावण एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने बताया कि यह पौराणिक कथा नहीं, यह एक तथ्य है। इस पर विस्तृत शोध किए जाने की आवश्यकता। आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं और रामायण के अनुसार रावण के पास पुष्पक नाम से एक विमान था। इसी विमान पर उसने सीता माता का अपहरण किया था। द सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ श्रीलंका हैज now started the initiative to understand the method of the Ravan to fly 5000 years ago. Former Vice President of the Civil Aviation Authority, Shashi Tanjun, told that the Raja Ravan was a genius. He said that this is not a legend, it is a fact. This requires detailed research. Let us tell you that according to the mythology and the Ramayana, Ravan has a plane named Pushpak. He executed Sita Mata on this plane. श्रीलंका की जो कैपिटल है वो कोलंबो है। श्रीलंका की जो करेंसी है श्रीलंकन रुपीज़ है। अगर एक श्रीलंकन रुपीज़ की बात करें तो वो इंडियन करेंसी में 2 रुपीज़ के नियर अबाउट पड़ता है। ये श्रीलंका का नेशनल फ्लैग है और ये श्रीलंका को मैंने मैप के थ्रू दर्शाया। ये भारत है, यहाँ अंडोमानी का हिंद महासागर, यहाँ पे श्रीलंका है। अब जो रावण थे उनके उस पर जो वहाँ का नागरिक उड्डयन मंत्रालय है श्रीलंका का, वो अब शोध करना चाह रहा है कि 5000 साल पहले जो रावण का उड़ान का जो मार्ग था वो क्या था। और कहा जाता है कि रामायण के अनुसार कि जिस पे सीता जी को रावण ने हरण किया था कि उसके पास एक पुष्पक नाम का विमान था। आखिर 5000 साल पहले कैसे उसके पास वो पुष्पक विमान था और उसका उड़ान का रास्ता क्या था, उस पर शोध करने के लिए श्रीलंका के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो पूर्व वाइस प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने ये बात कही है कि ये शोध का विषय, इस पे शोध होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य संस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? द यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री द जोरम मेगा फूड इन विच स्टेट द थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हैज़ बीन स्टार्टेड? इसका सही जवाब है मिजोरम। मिजोरम में जोरम मेगा फूड का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने बताया है कि जोरम मेगा फूड पार्क 5000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार देगा और कोर प्रसंस्करण केंद्र एवं प्राथमिक संस्करण के केंद्र के जल ग्रहण क्षेत्रों में लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित भी करेगा। यह मेगा फूड पार्क मिजोरम में अवस्थित लगभग 30 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में तकरीबन 250 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश का लाभ उठाएगा और अंततः वार्षिक तौर पर लगभग 450 से 500 करोड़ रुपए का इसका कारोबार होगा। The Union Food Processing Industry Minister said that the Zoram Mega Food Park will provide the direct and indirect employment to 5,000 people and will benefit about the 25,000 farmers in the catchment area of the core processing center and the primary processing center. The Mega Food Park will available an additional investment about 250 crore in about 30 food processing units located in Mizoram will be eventually generated a turnover around 450 to 500 crore annually. ये आपका मिज़ोरम है। मिज़ोरम का ये मैंने डिस्ट्रिक्ट मैप बताया है। मिज़ोरम का इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है आपका, इधर देखिए बांग्लादेश से इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है आपका, इधर त्रिपुरा है, इधर असम है, इधर मणिपुर है और इधर भी एक इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है म्यांमार से। ये आपका मैप के थ्रू बताया गया। ये मिज़ोरम, ये जो रेड स्पॉट है
ये आपका मिज़ोरम है। जो मिज़ोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथांगा हैं। मिज़ोरम के जो गवर्नर हैं वो PS श्रीधरन पिल्लाई हैं। मिज़ोरम के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा हैं। मिज़ोरम की जो कैपिटल है एजवल है। अब ये जो जोरम मेगा फूड पार्क है, इसको बनाने का जो उद्देश्य था, पहले तो जो फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट मिनिस्ट्री है उसके मंत्री हैं रामविलास पासवान जी। अब इसमें क्या बनाया गया है कि जैसे अब वहाँ पे जो जोरम मेगा फूड पार्क बनाया गया है कि उधर के लोगों के लिए खेती का बहुत अच्छा संस्करण रहे, और वहाँ पे खेती को एक सुलभ बनाने के लिए, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ। अब जोरम मेगा फूड पार्क बनेगा तो वहाँ पे फल सब्जियों की आवश्यकता होगी, फलों की आवश्यकता होगी, जिससे जो उस लोकेशन पे जो भी जहाँ पे ये बना है जोरम फूड पार्क, वहाँ पे उस लोकेशन के जो फार्मर उनके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नियर अबाउट 25,000 फार्मर का ये फ़ायदा है। और जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 250 CR के आसपास हो रहा है उसको डेवलप करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब। और जब ये पूरा वहाँ पे ग्रीनरी ये सब शुरू होगा बाकी के शहरों में और डिलीवर शुरू किया जाएगा, तो उससे नियर अबाउट एनुअली 500 CR का जो एक्सपेक्टेड रेशियो बताया गया है कि ये फ़ायदा होगा मिज़ोरम स्टेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 का विषय क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडिया आइडिया समिट 2020? इसका सही जवाब है ए, बेहतर भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। इसका जो थीम है बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, इसका थीम है। इंडिया आइडिया समिट की 2020 की थीम एक बेहतर भविष्य का निर्माण है। शिखर सम्मेलन की मेजबानी US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा की गई। इस वर्ष के संस्करण के परिषद की स्थापना की 45वें वर्षगांठ है। द 2020 थीम ऑफ द इंडिया Idea Summit is a building a better future. The summit is hosted by US India Business Council. This year edition mark the 45th anniversary of the founding of this council. 45 साल पहले इस परिषद की स्थापना की गई थी। आज उसको 45 साल हुए हैं। उसमें आज का जो थीम रखा गया था इंडिया आइडिया बिजनेस समिट का, उसका एक थीम था एक बेहतर भविष्य का निर्माण। अब जैसे कोरोना पूरे दुनिया में पूरा फैला हुआ, अब इसके बाद किस तरीके से दुनिया आगे बढ़ेगी, तो उसी के उस पर थीम रखा गया एक बेहतर भविष्य का निर्माण। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये एड्रेस किया गया था। थीम फॉर दिस ईयर द इंडिया आइडिया समिट इज़ द बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। ये उसका लोग इमेज बनाया गया। इंडिया आइडिया समिट जो है कनेक्टिंग सिटीज़ एंड द स्टेट, US इंडिया बिजनेस काउंसिल। अब US के जो इंडिया बिजनेस काउंसिल हैं उसमें सिटीज़ और स्टेट्स को भी जोड़ा जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज का आपको अच्छा लगा हो। चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे मैं पूछता हूँ, कर्नाटक प्रदेश की राजधानी क्या है? कर्नाटक स्टेट का कैपिटल क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको हमारा डेली करंट अफेयर क्विज अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। जय हिंद दोस्तों।